ओके, तो आई गेस ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिले और डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दे रखा हो, टाइम के साथ उसकी इक्वेशन दे रखी हो, तो वहां से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने का तरीका होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन से आपको मिल जाएगी वेलोसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए इस बार क्या कह रहा है। इस बार आपको वेलोसिटी दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी दे रखा है टाइम के साथ at प्लस बीटी स्क्वायर, जहां a और b कांस्टेंट है बोल दिया गया है। आपसे पूछा क्या कहा, बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ड्यूरिंग 1 to 2 सेकंड। 1 to 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो अब आपसे तो रिलेशन थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया गया। आपने अभी तक क्या किया था, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, अभी तक ये कर रहे थे आप। अब आपको वेलोसिटी तो दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन वाले मेथड पे चले जाते हैं। dt को उधर भेजा, dx आया, अपने को चाहिए x, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना है। करना है इंटीग्रल वी डी टी इक्वल टू डी एक्स, तो आपको डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा या डिस्टेंस जो मिलेगा x इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए इक्वेशन आपको दे रखी है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो मैं पुट करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। और लिमिट लगाना हमने सीखा था, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है आपको। आपसे पूछा गया बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, तो लोअर लिमिट 1 सेकंड, अपर लिमिट 2 सेकंड। कैसा रखते थे इसको, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। दिस इज लोअर एंड दिस इज अपर। 1 इज लोअर लिमिट, 2 इज अपर लिमिट। अब करना है अपने को इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन में भी वही तरीका है कि आप सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे इसी तरीके से ये अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। फिर से जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट बाहर आ गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करो, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता था एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। इंटीग्रेशन में यह फॉर्मूला बनता था। तो अगर एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन होता था एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर एक्स स्क्वायर था तो इसका इंटीग्रेशन होता था एक्स क्यूब बाई थ्री। ये इंटीग्रेशन बनते थे। तो यहाँ पे यूज करते हैं, ए बाहर रह गया, टी का इंटीग्रेशन, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 1 to 2, प्लस बी टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री 1 से 2। ये इंटीग्रेशन हो गए। अब अपने को रखनी है इसमें लिमिट। लिमिट रखने का तरीका, पहले अपर लिमिट को पुट करो, माइनस लगा के लोअर लिमिट को पुट करो, ये इसका तरीका था। तो लिमिट पुट करते हैं ए, अपर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट में मतलब टी की जगह 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर बाय 2, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी है, तो टी की जगह 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर बाय 2। ऐसे इधर करेंगे, पहले अपर लिमिट लगेंगे तो टी की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 1 का क्यूब बाय 3, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करी, मतलब टी की जगह 1 पुट किया। सॉल्व कर लो इसको। सो ए इंटू, यहाँ से आया 2 माइनस हाफ, यहाँ से आया बी, इधर से आया 8/3 माइनस 1/3। देखिए क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है a/3a/2, और यहाँ से बनता है 7/3b। ये आपका आंसर आना चाहिए। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 3a/2 प्लस 7/3b। देखिए क्या बन रहा है, 3a/2 प्लस 7/3b, ऑप्शन ए। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। तो अब दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी कैसे निकालें, डिफरेंशिएट करके, और अगर वेलोसिटी दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे निकालें, इंटीग्रेट करके। तो अब दोनों टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं तो आप आसानी से आगे भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से।
displacement x of a particle of m mass moving in one dimensions under the action of a force is related to time t by this. आपको टाइम दे दिया यहाँ पे t is equal to root x plus 3, ऐसा दे दिया. आपको क्या बोला गया? The displacement of the particle when its velocity is 0 is, आपको ये रिलेशन दे रखा है टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का. आपसे पूछा गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए उस टाइम पे जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए. तो पहले अपने को वेलोसिटी का फंक्शन निकालना पड़ेगा, तभी तो अपन इसको 0 कर पाएंगे और वो टाइम बता पाएंगे. तो सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव है इसमें वेलोसिटी फाइंड करो. उसके बाद वेलोसिटी को 0 रखो और वो टाइम फाइंड करो. उसके बाद इस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो. ये 3 स्टेप्स रहेंगे आपके क्वेश्चन के. तो सबसे पहला काम करते हैं वेलोसिटी को फाइंड करना. वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज dx by dt. दिस इज द वेलोसिटी. लेकिन इसके लिए आपको x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए. इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम. यहाँ पे क्या दे रखा है? t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. x को एक तरफ लेते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाते हैं. तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से रूट x इज इक्वल टू टी माइनस 3, और मुझे x चाहिए तो मैं स्क्वायर करता हूँ. x इज इक्वल टू टी माइनस 3 होल स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 3. इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60. तो ये आपको मिल गया फाइनली x. अब x को आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट टू फाइंड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt. अब अपन इसको थोड़ा सा क्विक डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं. याद करो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t. पावर आगे आती है और ऊपर से एक कम हो जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा, ऊपर 2 minus 1 which is 1, तो हो जाएगा 2t. 9 इज अ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो गया 0. माइनस 60, इसमें से -6 कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं. और t का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो बचा खाली -6, तो आया 2t minus 6 डिफरेंशिएशन. अब अपन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, 2t minus 6 फिर से एक बार देख लो जिनको नहीं समझ में आया हो. t स्क्वायर 2t, 9 एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, -60, तो -6 कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर आ गया. t का डिफरेंशिएशन 1, इसमें आप 1 मल्टीप्लाई कर दोगे, -6 ही बचेगा. तो दिस इज द डिफरेंशिएशन. ये आपको मिल गई वेलोसिटी. तो एक पार्ट हो गया कंप्लीट, वेलोसिटी मिल गई. अब क्या करना है? वेलोसिटी को 0 पुट करना है और वो टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 है. सो फॉर v इक्वल टू 0, 2t minus 6 इक्वल टू 0, या t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. ये वो टाइम मिल गया जब वेलोसिटी 0 है. तो टाइम मिल गया 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 0 हो रही है. अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0. व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, कब 0 है? इसकी वेलोसिटी 0 है t इक्वल टू 3 पे. तो t इक्वल टू 3 पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है. तो t इक्वल टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट, हम ऑलरेडी ये फंक्शन निकाल चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, आप चाहें तो ये वाला यूज कर लीजिए. आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3. इसको लिखने का तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3. दिस इज एट t इक्वल टू 3. तो क्या हो जाएगा? इस फंक्शन में x इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसमें आप पुट कर दीजिए t इक्वल टू 3, तो मिलेगा 3 minus 3 का होल स्क्वायर which is 0. So yes, displacement at this time is 0. ये आपका आंसर आ गया. ऑप्शन बी, displacement at t equal to 3, या displacement when velocity of the particle is 0 is 0. This is your final answer. Clear है? तो क्वेश्चंस, अब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इससे रिलेटेड. मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ यहाँ पे बात समझ में भी आ गई होगी. क्वेश्चन एक और है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए. मैं आपको हिंट देता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताइए. पोजीशन x दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x एक्सिस, दे रखा है इस तरीके से x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब. when x is in the meters and t is in seconds, ठीक बात है. What will be the position of the particle when
व्हेन का बात आती है मतलब आपको कोई ना कोई टाइम फाइंड करना है और उस टाइम पे फिर आपको वापस पोजीशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले टाइम कैलकुलेट कीजिए, कौन सा टाइम वो आगे कंडीशन बता रहा है, उस टाइम को यहाँ पुट कीजिए, पोजीशन मिलेगी। तो कौन सा टाइम, व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मैक्सिमम स्पीड हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्पीड मैक्सिमम कब हो रही है? तो उसके लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी का फंक्शन निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। करते हैं डिफरेंशिएट, तो 9 इज अ कांस्टेंट, टी स्क्वायर का होता है 2t माइनस टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर। वेलोसिटी आपको मिल गई यहाँ से 18t माइनस 3t स्क्वायर। फिर से बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जा सकता है, इसका अलग इसका अलग। जो भी कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, बाहर ले लिया। टी स्क्वायर का हो गया 2t, यहाँ पुट कर दिया, बीच में माइनस है माइनस लगा दिया। टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, ये यहाँ लिख लिया। तो वेलोसिटी आपको मिल गई 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। देखिए, दो ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ग्राफ वाई एक्स पे है, वाई एक्स के बीच में ग्राफ है। इस पूरे ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम कब हुई? तो आप कह सकते हैं कि भैया इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, और मैं कहूँ कि इस पूरे ग्राफ की वैल्यू मिनिमम कब हुई, तो आप बोलेंगे कि इस पॉइंट पे मिनिमम हुई। साफ साफ हमें ग्राफ देखना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन दोनों चीजों पे एक बात, इन दोनों पॉइंट्स पे एक खास बात और हो रही है, और वो खास बात क्या है कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पे एक टेंजेंट बनाऊं, अगर मैं दोनों पॉइंट्स पे एक टेंजेंट बनाऊं, ये टेंजेंट बनेगी और इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगी। ध्यान से देखो, ये दोनों ही टेंजेंट जो है, जो इन पॉइंट्स पे बन रही है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये दोनों टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब इनका जो एंगल एक्स एक्सिस से बनेगा वो होगा 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, उससे क्या हो गया? उससे हो गया ये कि आपने लिखा था स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx। अगर आप थीटा को 0 डिग्री पुट करते हैं तो आपको स्लोप की वैल्यू मिलती है 0। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से होगी कि जो भी मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ द कर्व इज 0। इसका मतलब dy बाय dx या डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कर्व इज 0। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ ग्राफ या ऑफ फंक्शन। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना ये रिलेशन। जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी आपको डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएट करोगे? तो जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि बताइए वेलोसिटी कब मैक्सिमम है, पूछा है वेलोसिटी के मैक्सिमम कब, मतलब टाइम के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे आते हैं फिर से, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी dv by dt इक्वल टू 0। ओहो हो, dv by dt फिर से डिफरेंशिएट करो इसको। वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन। 18 इज अ कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t। फिर से बता देता हूं जल्दी से, 18 इज अ कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t। पुट कर लिया। क्या करना है? डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना है, डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करना है। करो जल्दी से। 18 माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से t मिल गया आपको 3 सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो ये वो टाइम है जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एट दिस टाइम वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एट दिस टाइम वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एट t इक्वल टू 3 वेलोसिटी इज मैक्सिमम। हालांकि मैंने ये मैक्सिमम क्यों बोला ये भी मैं बता देता हूँ आपको। मैक्सिमम मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए, अब मैंने बोला था कि आपको dy बाई डी एक्स जब 0 करेंगे या डिफरेंशिएट करके जब 0 करेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कंडीशंस बनती हैं।
तो यहाँ पे आपको टाइम की एक वैल्यू मिल गई, मैंने इसको बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम ही पूछा गया है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और वहां से बता सकता हूँ कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसको अभी अपन रहने देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे जब और चलेंगे तो फिर से उस बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ सीधा मानता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो मैं मानता हूँ कि दिस t इक्वल टू 3 विल गिव यू द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैं इसको सीधा ऐसा मान रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन। तो व्हेन तो मिल गया, t इक्वल टू 3, व्हेन मिल गया अपने को। इस टाइम पे क्या पूछा है? इस टाइम पे पूछा है पोजीशन। कैसे निकालोगे पोजीशन? इसमें मेरा वैल्यू रख के, एक्स आपको दे रखा है 9t² माइनस टी क्यूब, तो x इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब। पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, पुट करो t इक्वल टू 3 इसमें, तो मिला x इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट t इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9, t की जगह डालना है 3। यहाँ से आंसर क्या आएगा देखो, इधर से आया 9 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 3 या 27, उसको आप सीधा लिख सकते हैं 3 क्यूब इज 27, 81 माइनस 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया आंसर? दिस इज कितना आ रहा है आंसर? जल्दी बोलिए, कितना आएगा आंसर यहाँ से? 54। 54। चलिए, दिस इज दी 54 मीटर्स इज योर आंसर। तो आई गेस अब आपको सारी बातें यहाँ तक क्लियर हैं कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालनी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, और इस क्वेश्चन में हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा कि मैक्सिमा हम कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी ग्राफ के लिए या किसी भी इक्वेशन के लिए अगर मैक्सिमा हमें देखना है तो हमें क्या करना है, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देना है, वहां से आपको जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन था, आपको वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी कि किस टाइम पे है, तो आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ, जीरो किया, वहां से जो टाइम मिला उस टाइम पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे अपन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले भी प्रोसेस जो क्वेश्चंस थे वो साथ में हो जाए। वहां पर ने बहुत प्रैक्टिस नहीं की, यहाँ पे अपन साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपन कोई रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज दिस, a b alpha beta are positive constant, the velocity of the particle will be, तो आपको दे रखा है x a into e raised to power minus alpha t, b into e raised to power beta t। याद कीजिए e raised to power x का डिफरेंशिएशन होता था e raised to power x, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट साथ में आ जाता था तो वो कोफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई हो जाता था, कोफिशिएंट यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाता था, तो a into e raised to power x ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a into e raised to power x। अगर e raised to power x है तो सिर्फ e raised to power x उसका डिफरेंशिएशन होगा था, बट अगर e raised to power ax है, मतलब x के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया है, तो वो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा ax, e raised to power ax, ऐसा ही इसका डिफरेंशिएशन होता था। तब यहाँ पे अपन देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि अपने से बात हो रही है वेलोसिटी की, वेलोसिटी हम जानते हैं निकलेगा डिफरेंशिएशन से। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो a e रेस्ट पर माइनस अल्फा टी का e रेस्ट पर माइनस अल्फा टी, और टाइम का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b इंटू e रेस्ट पर बीटा टी का e रेस्ट पर बीटा टी, टाइम का कोफिशिएंट है बीटा, बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, e रेस्ट पर का e रेस्ट पर x, ऐसे e रेस्ट पर x का e रेस्ट पर ax पर जो कोफिशिएंट है वो आगे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अपन ने किया, ये एक कांस्टेंट था, ये बाहर रह गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो सेम आया, पर जो t का कोफिशिएंट था माइनस अल्फा उसको अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही ये कांस्टेंट है बाहर रह गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन एक बार तो सेम आएगा यही,
टी का कोफिशिएंट है बीटा, बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा माइनस ए अल्फा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई रेस्ट पावर बीटा टी। दिस इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का फंक्शन अपने को मिल गया। अब आपसे पूछा गया है चार ऑप्शंस, देखिए। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, पहला ऑप्शन, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। क्या वेलोसिटी की पूरे इक्वेशन में कहीं बीटा आ रहा है? जी बिल्कुल बीटा आ रहा है, तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, दिस डिपेंड्स ऑन बीटा। जब बीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पूछा गया वेलोसिटी ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। अगर आप अल्फा और बीटा को इक्वल कर दें तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्या ये बात सही है? देखते हैं करके। अगर मैं अल्फा और बीटा को इक्वल कर दूं तो मैं चलो बीटा की जगह अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा। लेकिन अभी भी ध्यान से देखो, यहाँ कोएफिशिएंट है ए, यहाँ कोएफिशिएंट है बी। ए और बी तो अलग अलग हो ही सकते हैं ना, ए और बी के बारे में तो कुछ बोला नहीं। तो जब ए और बी अलग अलग हो सकते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा को इक्वल करने पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? सो नो, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी गलत हो गया। तीसरी बात आपसे पूछी गई गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, और चौथी बात पूछी गई गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। ये अपने को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये इंक्रीज कर रहा है समय के साथ या डिक्रीज कर रहा है समय के साथ। देखिए कैसे इसको देखेंगे। तो इसको देखने का तरीका है ये, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ए अल्फा बाई ई रेस्ट टू पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा ई रेस्ट टू पावर बीटा टी। ये कैसे आया? तो यहाँ था पावर में ई रेस्ट पर माइनस अल्फा टी, और किसी के पावर में अगर नेगेटिव होता है तो हम उसको लिख सकते हैं वन बाई द क्वांटिटी, ठीक है। जैसे एक्स पावर माइनस वन है, इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई एक्स। तो ऐसे मैंने लिख लिया ई पावर माइनस अल्फा टी वन बाई ई पावर अल्फा टी, ओके। अब अपन देखते हैं समय के साथ इसका कैसा वेरिएशन है। टाइम के साथ अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इंक्रीज होगी। किसी के पावर इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। बट क्योंकि ये वन बाई में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये पूरी क्वांटिटी समय के साथ डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करोगे, अंदर वाली क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो पूरी क्वांटिटी डिक्रीज हुई, एंड दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये पूरी क्वांटिटी जो नेगेटिव वाली है ये डिक्रीज हो रही है। एक बात समझ में आई कि टाइम इंक्रीज करने पे ये जो पूरी क्वांटिटी है ये डिक्रीज हो रही है, दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज डिक्रीज। दूसरी बात, समय बढ़ाने पे ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पावर इंक्रीज करोगे, टाइम इंक्रीज कर रहे हो मतलब पावर इंक्रीज कर रहे हो, तो ये पूरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान से देखो कि जो पॉजिटिव है वो समय के साथ इंक्रीज हो रही है, जो नेगेटिव है वो समय के साथ डिक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा? ओवरऑल दिस क्वांटिटी शुड इंक्रीज। क्यों ऐसा? कि मान लो पहले किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, यह है माइनस, यह है प्लस, टोटल आंसर आया 1। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये तो हो रहा है कम, ये हो गया -1 और ये बढ़ रहा है, अब क्या आंसर आया 3। तो समय बढ़ाने के साथ साथ ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है? ओवरऑल इफेक्ट मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका आंसर आ गया कि यस, वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो इस पूरे इक्वेशन को आपको एनालिसिस भी यहाँ पे साथ में करना पड़ा, और एनालिसिस करके आप इसको आराम से बता पाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करी, वेलोसिटी कैलकुलेट करके अब उसको एनालाइज किया। तो एनालाइज करने पे हमें फाइनल आंसर मिला दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। ये आपका फाइनल आंसर आया फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ तक आपकी सारी बातें हो गई वेलोसिटी स्पीड से रिलेटेड, जहां आपने सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करी, उससे पहले पोजीशन की बात करी, फिर आपने वेलोसिटी की बात करी, स्पीड की बात करी, उसमें भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सारी बातें आपने अभी तक कर ली। अब अपना जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक शुरू होगा वो होगा एक्सेलरेटेड मोशन वाला। अब एक्सेलरेशन क्या होता है या आपने बचपन में पढ़ा है, मतलब 9th क्लास में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा था आपने एक्सेलरेटेड मोशन में या एक्सेलरेशन के बारे में? कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी
उसे आपने बोला था एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। कि अगर एक कार अभी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो क्यों हुई होगी? क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन था। और एक्सेलरेशन कैसा था? तो भैया 10 से 20 अगर मान लीजिए 10 सेकंड में लेके आया वो, तो हम बोलते थे v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम विल गिव द एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कितना? 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। कितने टाइम में आया? 10 सेकंड में आया, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो यस, अगर वेलोसिटी चेंज होती है या स्पीड चेंज होती है तो हम बोलेंगे कि उसके पास एक्सेलरेशन है। अब देख लेते हैं इसको जल्दी से। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जहां पे वेलोसिटी चेंज हो। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। ठीक बात है। The velocity of the object is no more constant but changes with time. Such a motion is said to be an accelerated motion. Accelerated motion किसे बोलेंगे? जहां पे velocity समय के साथ change होती है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक खास बात है। वो बात क्या है कि velocity जो बनती है ना, velocity is a vector quantity। और वेक्टर का मतलब होता है दो चीजें, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। इन दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गई। मतलब मैग्नीट्यूड अगर चेंज हुआ तो आप बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, या अगर डायरेक्शन भी चेंज हुई तो भी बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। इसका मतलब ये कि अगर एक बार वो इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और थोड़ी देर बाद अगर वो इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो हम बोला जाएगा कि यस, वेलोसिटी चेंज्ड। वेलोसिटी चेंज्ड। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हुई मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, तब भी बोला जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है। और एक्सेलरेशन को आपने क्या बोला कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ये जो मोशन हुआ ना, दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप जब पढ़ते थे v माइनस यू बाई टी, अगर आप सिर्फ स्पीड की बात करोगे, यहाँ फाइनल स्पीड भी 10 है, इनिशियल स्पीड भी 10 है, टाइम जो भी दे रखा है, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको? 0। ये करना हो जाएगा गलत। दिस इज रॉन्ग। एक्सेलरेशन इज नॉट 0 हियर। एक्सेलरेशन इज नॉट 0। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन है, रुक कितना है ये हम निकालने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में। तो ध्यान रखिए, वेलोसिटी की चेंज की जब भी बात आती है तो दो बातें ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों में से कोई एक भी चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब एक्सेलरेशन आ गया। और इसको आप बड़ी आसानी से कहाँ समझ सकते हैं? इसको समझ सकते हैं आप एक सर्कुलर मोशन में। देखिए आपने क्या किया, एक एक रस्सी ली, उस रस्सी के आगे एक पत्थर बांधा और उसको घुमाना शुरू किया एक सर्कुलर मोशन में। ऐसे उसको इस तरीके से घुमाना शुरू किया, यहाँ से आपने पकड़ रखा है इसको और उसको लगातार घुमा रहे। ठीक है, सोचो क्या होगा इसकी जो मोशन की बात करें, इसका जो मोशन है अभी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जब वो यहाँ पहुंच जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, जब वो यहाँ पहुंच जाएगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। लगातार इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप उसको एक कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हैं, तो स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है समय के साथ। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है और यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आएगा। चाहे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है। तो हमेशा हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ वेक्टर। तो हम बात भी करेंगे कि वेक्टर में कितना चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि आप जो बचपन से पढ़ते आए वो गलत हो गया, v माइनस यू बाई टी वो गलत हो गया। ऐसा नहीं है। आप तो सिर्फ वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे थे, और एक डायरेक्शन में मोशन की जब बात करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस माइनस से आप उसको आराम से कर सकते हैं, वहां पे वेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती एक डायरेक्शन में। तो आप अभी तक वो पढ़ते आए थे, इसलिए
आपने v माइनस यू बाई टी सही समझा था। बट अब जब बात कर रहे हैं थोड़े से और ब्रॉडर एस्पेक्ट की, हम 2D बात करेंगे, 3D बात करेंगे, तो हम यहाँ पे अब उसको वेक्टर फॉर्म में कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इफ इन एक्सेलरेटेड मोशन, if the change in velocity of an object per unit time is same, then the object is said to be in moving with uniformly accelerated motion. तो दो टाइप की मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे? कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है अगर वो समय के साथ कांस्टेंट है, मतलब हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी में चेंज आता है। लेट्स से 0 से शुरू हुआ था, टाइम 0 पे वेलोसिटी थी 0, टाइम 1 पे वेलोसिटी हो गई 1, टाइम 2 पे वेलोसिटी हो गई 2, टाइम 3 पे वेलोसिटी हो गई 3, टाइम 4 पे वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो देखो लगातार समय के साथ चेंज में ये चेंज भी कांस्टेंट है। जैसे 1 सेकंड चेंज हुआ, इधर 1 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो गया। तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। पर अगर ये चेंज जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब 0 पे 0 था, 1 पे ये 1 हुआ, 2 पे ये 4 हो गया, 3 पे ये 5 ही हुआ। तो यहाँ तो 1-1 सेकंड का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। यहाँ 1 मीटर पर सेकंड का था, यहाँ 3 का था, यहाँ वापस 1 का था। तो अगर ये चेंज कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपने जो 3 इक्वेशंस पढ़े थे ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो कब एप्लीकेबल थी? वो सिर्फ तब एप्लीकेबल थी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था। अब जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। उसमें आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करेंगे फिर से। तो आई गेस आज तक अपन अभी आज के क्लास अपन यही खत्म करते हैं। अपनी सारी बातें हो गई एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अपन इसको शुरू करेंगे कल से एवरेज एक्सेलरेशन, देन अपन चलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे इसका ग्राफ कैसा होगा, स्लोप क्या क्या बताएगा, वो सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।